तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है और आज हम सब इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमें जानना है दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि हमारा जो आज संविधान है, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतनी बड़ी कानून की जो किताब है जिससे हमारी कंट्री चलती है, हमारे देश का संचालन जिससे होता है, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी इसमें जो भी चीज़ें निहित है, समाहित है, वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका जिस कंट्री की रही है वो है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे देश पर 200 वर्षों से अधिक शासन किया है, ऐसा कहा जाता है। तो ब्रिटेन की भारत में शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा है कि भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन यहाँ पर क्यों आया था, ब्रिटिश लोग यहाँ पर क्यों आए थे, व्यापार के लिए आए थे, किंतु धीरे धीरे वो यहाँ पर राजनीतिक मामलों में दखल देने लगे और रियासतों के बीच युद्ध करवाकर ये राज्य हड़पने लगे। और भी इनकी कई सारी नीतियाँ रही हैं, जैसे अवध में कुशासन का आरोप लगाकर उससे हड़प लिया गया, और डलहौजी की बहुत सारी नीति रही, और बाटू और शासन करो की नीतियाँ रहीं। तो हमें वहाँ पर नहीं जाना क्योंकि अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 1600 ईस्वी में हुआ यह था दोस्तों कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर निकाला था और एक चार्टर दिया था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो थी उसे भारत में यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था। यानी स्पष्ट और सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो ब्रिटेन की कोई भी अन्य कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था। तो धीरे धीरे करते उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। और 1764 में दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ नहीं है किंतु मैं फिर भी आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके तहत जो परिणाम हुआ था वहाँ पर 1765 में आप देख सकते लिखा हुआ है, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए ब्रिटिश ने। हुआ ये था दोस्तों कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था उसके जितने भी पैसे के मामले थे, दीवानी और राजस्व मामले उसी को कहते हैं, पैसे के जितने भी मामले थे वो सारे मामले ब्रिटिश के हाथ में आ गए। यानी वहाँ से जो भी आय प्राप्त होगी, जो भी कर राजस्व प्राप्त होंगे, वो सारे ब्रिटिश को मिलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेंगे। फिर दोस्तों होता ये है कि धीरे धीरे वो लोग शासन करते जाते हैं। बहुत सारे इसी में एक्ट्स और रूल्स रेगुलेशंस आते हैं जो कि हम आगे नीचे पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला तो 1773 से, हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ ना, पहला कंपनी का शासन 1773 से 1858, ये था 2 भाग में इसे बांटा गया है। जो भी बैकग्राउंड हमारा रहा है संविधान का, तो पहला था कंपनी का शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही है, जब तक उसका वर्चस्व, जब तक उसका कब्जा भारत पर रहा है, वो दौर था 1773 से लेकर 1858 तक उनका शासन चला है। और फिर सम्राट का शासन, यहाँ सम्राट का शासन को हम ताज का शासन भी कह सकते हैं, यानी ब्रिटेन का जो ताजपोशी है, जो ब्रिटेन का सम्राट या रानियाँ थी, उनका यहाँ पर अधिकार 1858 से हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 1857 में हमारा पहला विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, पहला क्रांतिकारी विद्रोह इसे भारत का कहा जाता है, और वो भी हमें पढ़ने को आगे मिलेगा। तो इस वजह से भारत पर जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद भारत पर ब्रिटिश सम्राट का शासन हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो आइए हम इसका फर्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हुआ ये था दोस्तों कि कंपनी जो थी वो काफ़ी लॉस में जा रही थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी वो काफ़ी लॉस में जा रही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ्स थे, जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे, वो मुनाफे में जा रहे थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपना निजी तौर पर कोई व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, या निजी तौर पर कहीं पैसा निवेश करना प्रारंभ कर दिए। तो वो लोग ऐसे करते करते वो लोग की तो बढ़ोतरी हो रही थी, वो लोग काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे, किंतु जो मेन कंपनी थी, मुख्य कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो घाटे में जा रही थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन में,
हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो वहाँ पर जो भी थी संसद, वहाँ से राहत की मांग की, यानी कंपनी ने बताया कि हम घाटे में जा रहे हैं, हमें कुछ राहत दीजिए, कुछ टैक्स में कुछ राहत दीजिए, या फिर हमारी पैसों से सहायता कीजिए। तब ब्रिटिश की जो संसद थी उसे एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करने का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पे अपना दबाव बनाने का, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस पर लागू करने का। तब जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ से पहला अधिनियम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में आता है। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी कि ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही थी इंडिया में, वो जो भी कदम उठा रही थी उसको नियंत्रित करने का, उसको नियमित करने का, यानी उस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। यह पहला कदम था उनका, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये मैं केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई ये मैं आपको बताती हूँ। केंद्रीय क्या होता है कि सारी चीज़ को, जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उसका नियंत्रण किसी केंद्र पे होना, एक पॉइंट पे होना। तो ये चीज़ यहाँ पर जो लिखी हुई है इसका स्पष्ट मतलब हम फर्स्ट पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। देखिए, पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थी और 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसे सबसे टॉप पे रखा गया। मैं आपको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में बता रही हूँ। तो बंगाल को टॉप पर रखा गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी रखी गई। यानी कि पहले 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास, बम्बई और बंगाल, और तीनों के अपने अलग अलग गवर्नर थे जो वहाँ पर सारी चीज़ें संभालते थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश की संसद थी उसने कहा कि नहीं, अब बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे सबसे टॉप पर रखो और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दो, और उसके अंतर्गत यानी उसके अधीन मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर होंगे। यानी कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो हैं उन्हें अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा, उसकी बातें माननी होंगी। और ऐसे पहले गवर्नर जो थे, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी आपका एक प्रीलिम्स का मेन पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, यहाँ लिखा हुआ है, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स अब सारी चीज़ें अकेले तो नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनके अंतर्गत अब 2 और अन्य प्रेसिडेंसियाँ थीं। तो उनके हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी इसे हम काउंसिल कह सकते हैं। काउंसिल थी जिसमें चार लोग थे जो कि कोई भी टॉपिक्स या कोई भी मामले पे डिसीजन लेना होता था, निर्णय लेना होता था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स उनसे मदद लेते थे, उनकी सहायता लेते थे, उनका सलाह लेते थे, तब निर्णय देते थे। फिर सेकंड पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब इसका एक और पॉइंट आता है जो प्रीलिम्स के लिए मेन पॉइंट है। जैसे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इसके तहत हुआ ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई दिल्ली में नहीं की गई है, कलकत्ता में की गई है। वो भी कब? 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये पॉइंट आपका मेन है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो घाटे में जा रही थी, किंतु उसके जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो मुनाफे में जा रहे थे। इसीलिए जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार यानी अपना प्राइवेट तौर पर कोई भी व्यापार करने का, बिजनेस करने का की अनुमति नहीं है, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना भी एकदम मना कर दिया गया।
अगर ऐसा रिश्वत लेते हुए उन्हें पाया गया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। फिर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि ब्रिटिश संसद जो थी वो तो ब्रिटेन में थी, और यहाँ पर भारत में क्या चल रहा है आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी में वो लोग कैसे कंट्रोल करते। तो इसीलिए उन्होंने एक COD की स्थापना की। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग मतलब आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट कौन? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी यानी ब्रिटेन ने एक संस्था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की जो संगठन थी उसको कंपनी में भेज दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन की सरकार ने भेजा। क्यों? कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कि आखिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। देखिए, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी राजस्व यानी पैसों के मामले में, और नागरिक यानी यहाँ के भारत के नागरिकों के साथ वो लोग क्या व्यवहार करें, और सैन्य मामले यानी यहाँ पर वो लोग जो ब्रिटेन के सैनिक हैं यहाँ पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रह रही है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, नागरिकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, कंपनी घाटे में जा रही है कि मुनाफे में जा रही है, कहाँ निवेश कर रही है, कहाँ से उसे लाभ हो रहा है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और इन सारी चीज़ों का सही पता लगाने के लिए, सही जानकारी लगाने के लिए यहाँ पर किसे भेजा? ब्रिटिश संसद ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी भी कहा गया। गवर्निंग बॉडी क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद के यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था। अब मैंने आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से बता दिया है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़े तो मेंस में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1781 का संशोधन अधिनियम। अब जब ब्रिटिश संसद ने एक्ट पारित कर ही दिया था 1773 का, तब धीरे धीरे कुछ सालों बाद, 7-8 सालों बाद, मतलब उसमें खामियां दिखने लगी। तो उन खामियों को दूर करने के लिए, उन जो गलतियां पिछले एक्ट में हो चुकी थी उन गलतियों को सुधारने के लिए एक नया एक्ट फिर लाया गया, 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन हम किसे कहते हैं? संशोधन मतलब सुधार करना। तो 1781 का संशोधन अधिनियम आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, यानी बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं क्यों जाना जाता है। अब देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। यानी देखिए, कंपनी के जो भी सदस्य थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में मुक्त थे। देखिए, जो भी गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तथा उनकी जो काउंसिल थी, जो मैंने आपको बताया ना कि उनकी हेल्प के लिए जो 4 लोग थे, कार्यकारी परिषद जो थी, वो लोग अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य कर रहे थे, यानी वो पद पर रहते हुए जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी वो एक्शन ले रहे थे, वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। यानी कलकत्ता में जो भी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी उसके अंतर्गत पहले उसके अधीन ये लोग आ रहे थे। यानी अगर गवर्नर जनरल कोई गलत कदम उठाता है, मान लीजिए वो किसी को कोई सज़ा देता है, तो वो चीज़ कोर्ट में पेश की जा सकती थी और फिर गवर्नर जनरल पर सवाल उठ सकते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी आपको रीज़न देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस कानून के तहत जो 1781 का अधिनियम आया, उसके तहत गवर्नर जनरल को, उसकी कार्यकारी परिषद यानी कि उसके 4 मेंबर्स की काउंसिल को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग पद पर रहते हुए कोई भी कार्य करें, उसके लिए अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। यानी कि अब उन्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग इस क्षेत्राधिकार से मुक्त थे। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतें तो हो रही होंगी कि अगर सारी चीज़ें न्यायालय के अंतर्गत आ गई तो वो लोग पैसे के मामले में कैसे पैसे पर वो लोग अपना नियंत्रण कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा जो राजस्व संबंधी मामले थे, यानी पैसे के मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामले, यानी पैसे जहाँ से भी वसूल किए जा रहे हैं, जो भी कर लिए जा रहे हैं, या फिर व्यापार में भी जो भी मुनाफा हो रहा है, वो सारी चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी गई। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उसे रखा ही नहीं गया। यानी आपको कोई मतलब ही नहीं है अब सर्वोच्च न्यायालय को कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उस पर अब वो कोई भी आदेश नहीं दे सकता है।
फिर थर्ड हम देखते हैं, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। नीचे कानून के देखिए, इसमें एक और मेन चीज़ आई थी जो कि आपको पूछ सकती है, ये मैंने हाईलाइट तो नहीं किया है लेकिन फिर भी ये पूछ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में, कि हुआ ये था कि कलकत्ता के क्षेत्राधिकार से राजस्व संबंधी मामले तो हटा दिए गए थे, लेकिन कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, कलकत्ता में जितने भी लोग रह रहे थे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यानी उन सभी लोगों के जो भी मामले होंगे, जो भी उनके विवाद होंगे, वो सारे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। यानी उन पर जो भी डिसीजन है, उन पर जो भी निर्णय है, वो अब सर्वोच्च न्यायालय ही लेगा। और एक चीज़ और इसमें की गई, जैसे हिंदू और मुसलमान, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में कई सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हिंदू और मुसलमान के जो भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे, उन पर जो भी निर्णय उन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता का है, वो उन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के उन कानूनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। यानी कि उनके धर्म में क्या वाजिब है, क्या वाजिब नहीं है, उनके धर्म में क्या चीज़ें स्वीकार की गई हैं और क्या चीज़ें स्वीकार नहीं की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो कोई भी फैसला सुनाएगा। फिर हम नीचे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब एक और चीज़ें हुई कि प्रांतीय न्यायालय, जैसे कि आज हम देखते हैं हमारा जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जैसे हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर उसे अपील को लेकर जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ पर फिर से केस जो होता है वो रीओपन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी प्रांतीय न्यायालय हैं, जो भी प्रांत में न्यायालय हैं, उनकी अपील जो है वो वापस से सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाया जाएगा, वो दायर होगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। ये बात तय कर दी गई। फिर फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स थे, यानी जो भी छोटे छोटे न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय, और जो भी छोटे छोटे काउंसिल्स थे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कार्य करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, न कि सर्वोच्चतम न्यायालय। यहाँ तक हमने देखा। और फिर मैंने आपको 1781 का भी अधिनियम अच्छे से बता दिया है। अब हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे जो बड़ा कार्य किया गया था कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। यानी देखिए, कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत सारे प्रांतों पर भी अपना शासन चला रही थी। वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, अब वह प्रशासनिक कार्यों में भी जुड़ गई थी। तो जो भी पॉलिटिकल मामले थे, जो भी राजनीतिक मामले थे, उनको अलग किया गया, और जो भी वाणिज्यिक कार्य थे यानी व्यापार से जुड़े जो भी कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। दोनों के लिए अलग अलग अब संगठन बनाए गए। कैसे? तो सेकंड में हम देखते हैं कि कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए अध्यक्ष की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक, देखिए कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, अब वो संभालेंगे। और जो भी अब राजनीतिक मामले होंगे, जो भी पॉलिटिकल मामले होंगे, उनके प्रबंधन के लिए एक नए निकाय की स्थापना की गई, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। यहीं से हम देखते हैं कि द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ होता है हमारे संविधान के बैकग्राउंड में। हमारे संविधान के इतिहास में द्वैध शासन कहाँ से आया है? तो इसी एक्ट से आया है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि दो प्रकार के शासन, एक शासन जो व्यापारिक मामलों को संभाल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक शासन जो राजनीतिक मामलों को संभाल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नियंत्रण बोर्ड जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, BOD, उसको ये शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यानी कि अब जो भी, देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारी चीज़ें नहीं रह गई थी, क्योंकि अब जो नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको ये सारी शक्ति दे दी गई, सारा पावर दे दिया गया कि इंडिया के जो भी अब नागरिक हैं, जो भी अब यहाँ पर सैनिक है, सैन्य, सरकार है, जो भी राजस्व गतिविधियाँ, पैसे को लेकर जो भी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, वो सब अब कौन संभाल रहा था? वो सबका अधीक्षण और नियंत्रण अब कौन करेगा? वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ते जा रहा था ब्रिटेन की सरकार का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
यानी देखिए, पहला तो इसे इसलिए इम्पॉर्टेंट कहा जाता है कि ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत के जो भी क्षेत्र थे, पहली बार उसे ऑफिशियल तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार जो कि ब्रिटेन में थी, भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में सारी चीज़ें आ चुकी थी। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, बीओडी से, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, सीओडी से। यानी कि प्रशासनिक, राजनैतिक प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य दो अलग अलग निकाय संभाल रहे थे, बीओडी और सीओडी, और दोनों किसके अधीन थे? ब्रिटेन की सरकार के। तो ऐसे ब्रिटिश सरकार जो थी उसके हाथ में सारी चीज़ें, सारे पावर आ गई भारत की। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आगे हमें 1786 का अधिनियम 1700 में ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।